साथियों 8 400 400 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हो, आपके हर डाउट्स, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए, चैट ओपन कर लीजिए, फिर जो भी आपका डाउट्स है उस सवाल की बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, 5 सेकंड में आपका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड, सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए, तो देर किस बात की, अभी जाइए 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नमस्कार साथियों, मैं रमेश काला जीके विद काला पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कक्षा 12 राजनीति विज्ञान NCERT सिलेबस के अनुसार दूसरी बुक का हमारा दूसरा पाठ है, एक दल के प्रभुत्व का दौर। एक ही वीडियो में हम जानेंगे राजनीति विज्ञान को, एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो में कवर किया, प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर देखें। अब एक दल के प्रभुत्व का दौर, वो दल कौन सा था, किस प्रकार से भारत के में राष्ट्र निर्माण की चुनौती के साथ ही एक गंभीर चुनौती मिली लोकतंत्र की स्थापना करने की, फिर लोकतंत्र को कैसे स्थापित किया जाता है, संविधान का निर्माण कब और किस प्रकार से करके कैसे लागू किया जाता है, और उसमें जो चुनाव करवाए गए थे, प्रथम आम चुनाव, द्वितीय आम चुनाव, तृतीय आम चुनाव, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले 3 आम चुनाव में जो एक दल के प्रभुत्व के दौर की हम बात कर रहे हैं, वो एक दल था कांग्रेस साथियों। अब वो एक दल किस प्रकार से 3 चुनाव में अपना दबदबा कायम रखता है, और भारत में एक दल जो कांग्रेस था उसको प्रभुत्व में रहने का या दबदबा कायम करने के कारण क्या थे, फिर उस समय विपक्ष की पार्टियां मुख्य रूप से कौन सी थी वो जानेंगे। फिर उस समय से लेकर जो प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुए थे, ज़्यादातर चुनाव 1952 में हुए, इसलिए प्रथम आम चुनाव की डेट हम 1952 मानेंगे। उस समय से लेकर आज तक मतदान के किस प्रकार से तरीके बदलते आए हैं, जैसे पहले बैलेट पेपर पर चुनाव किए जाते थे और आधुनिक टाइम में 2004 तक लगभग सभी जगह वो EVM मशीन से चुनाव करवा लिए जाते थे। और फिर विपक्ष के जो दल थे वो किस प्रकार से उभर कर आए, कांग्रेस में कौन सी खामियां रही, कौन सी उनमें कमियां रही, फिर कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति किस प्रकार की थी, और एक हम पढ़ेंगे कि केरल में कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार किस प्रकार से बनती है। कांग्रेस पार्टी को डिटेल से हम पढ़ेंगे, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को पढ़ेंगे, सोशलिस्ट पार्टी को पढ़ेंगे, भारतीय जनसंघ को पढ़ेंगे, स्वतंत्र पार्टी को पढ़ेंगे। कई ऐसी चीज़ें हैं वो इस पाठ में हम जानेंगे, तो इसे लास्ट तक देखें। अगर नोट्स आपको चाहिए तो इस चैनल की कम्युनिटी में डिटेल डाल दी जाएगी, वहाँ से आप नोट्स प्राप्त कर लें, क्योंकि नोट्स राजनीति विज्ञान के तैयार हैं और मॉडल पेपर भी काफ़ी करवा रखे हैं, तो बोर्ड परीक्षा की अच्छी तैयारी करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप ध्यान से आप देखें कि भारत में राष्ट्र निर्माण की चुनौती के साथ ही एक गंभीर चुनौती लोकतंत्र की स्थापना करना था। किस प्रकार से लोकतंत्र को स्थापित करें, यह भी एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। भारतीय नेताओं की स्वतंत्रता आंदोलन के समय ही लोकतंत्र में गहरी आस्था थी, वो लोकतंत्र में विश्वास करते थे, इसलिए भारत ने आज़ादी के बाद लोकतंत्र का रास्ता अपनाया। और जबकि लगभग उसी समय आज़ाद हुए देशों में अलोकतांत्रिक शासन वो कायम हुआ। जब भारत के समकालीन जो देश आज़ाद हुए उनमें अलोकतांत्रिक शासन कायम हुआ, लेकिन भारत था वो लोकतंत्र के पक्ष में था। भारत के विस्तृत आकार को देखते हुए निष्पक्ष चुनाव की व्यवस्था कराना भी एक गंभीर चुनौती थी, क्योंकि उस समय लोग ज़्यादातर निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे, और ना ही कोई ये संचार का कोई विशेष माध्यम था। तो ऐसी स्थिति में निष्पक्ष चुनाव करवाना भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू होने के समय भारत देश में अंतरिम सरकार थी। अब संविधान के अनुसार नई सरकार के लिए चुनाव कराने के लिए जनवरी 1950 में चुनाव आयोग का गठन किया गया। अब देखो, भारत आज़ाद हो गया, 26 जनवरी 1950 को संविधान भी लागू हो गया। पिछले अध्याय में 1947 के बाद में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में हमने चुनौतियां जानी थी, कौन कौन सी चुनौतियां थी। उन चुनौतियों को निपटने के बाद और निपटने के दौरान ही महत्वपूर्ण चुनौती थी लोकतंत्र को बनाए रखना, लोकतंत्र को कायम रखना। जनवरी 1950 में चुनाव आयोग का गठन किया गया कि लोकतंत्र को तो जब भी कायम रख सकते हैं जब चुनाव कराएंगे।
तो चुनाव कराने के लिए जनवरी 1950 में चुनाव आयोग का गठन किया गया। सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त बने। छोटा प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखें। सुकुमार सेन भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त बने। इस आयोग को निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए सबसे पहले चुनावी क्षेत्रों का सीमांकन करने व मतदाता सूची तैयार करने की आवश्यकता पड़ी कि कैसे चुनावी क्षेत्र को निर्धारित किया जाए, कितने वहाँ वोट हैं, सभी की गिनती की जाए। फिर इस समय देश में 17 करोड़ मतदाता थे, उन्हें 3200 विधायक, लोकसभा के लिए 489 सांसद चुनने थे। इन मतदाताओं में केवल 15% ही साक्षर थे। चुनाव आयोग को मतदान की विशेष पद्धति के बारे में सोचना पड़ा। चुनाव कराने के लिए 3 लाख से ज़्यादा अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया। साथियों देखो कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। अधिकांश अप्रशिक्षित जनता को मतदान के विषय में जानकारी देना एक महत्वपूर्ण समस्या थी। अंततः 1952 में आम चुनाव हुए। देखो 2 साल लग गई पूरी। अंततः 1952 में आम चुनाव हुए। कुल मतदाताओं के आधे से अधिक ने मतदान में अपना वोट डाला। चुनाव निष्पक्ष हुए। यह चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुआ। लोग वाहवाही कर रहे थे। नेक्स्ट है, देखो पहले 3 चुनाव में कांग्रेस का प्रभुत्व है। पहले चुनाव में कांग्रेस की प्रचंड बहुमत से जीत हुई और 3 चुनावों में किस प्रकार से वो प्रभुत्व था। एक दल के प्रभुत्व का दौर हम पढ़ रहे थे, उसमें हम कांग्रेस का प्रभुत्व जानेंगे। तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने की थी। अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक प्रथम आम चुनाव चले। ज़्यादातर चुनाव है वो जनवरी फरवरी 1952 में, इसलिए प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए ये हम कहते हैं। तो पहले आम चुनाव में कांग्रेस को आश्चर्यचकित सफलता प्राप्त हुई। कांग्रेस पार्टी को स्वाधीनता संग्राम की विरासत प्राप्त थी। कांग्रेस पार्टी 1885 में बन गई थी। आज़ादी में भी उन्होंने योगदान दिया था, तो इसलिए जो प्रमुख नेता थे वो कांग्रेस में थे, तो उसको ये विरासत में मिली थी। ठीक है, यही एकमात्र पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में था। इस पार्टी में लोकप्रिय नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो भारतीय राजनीति के सबसे करिश्माई नेता थे। प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को 489 में से 364 स्थानों पर विजय प्राप्त हुई। देखो कितना खतरनाक बहुमत है, 489 में से 364 स्थानों पर विजय प्राप्त हुई। दूसरे आम चुनाव 1957 में, जैसा कि आपको पता है 5 साल से चुनाव हो रहे थे, कांग्रेस ने अपनी स्थिति को बरकरार रखते हुए 371 स्थानों पर सफलता प्राप्त की। उससे पहले वाले से भी खतरनाक, पहले में 364 और दूसरे में 371 स्थानों पर सफलता प्राप्त की। दूसरे राजनीतिक दल लोकसभा में विपक्षी पार्टी का दर्जा भी हासिल नहीं कर पाए। दूसरे आम चुनाव में 371 सीटें प्राप्त हुई। तीसरे आम चुनाव जो 1962 में हुआ, कांग्रेस ने 2/3 बहुमत प्राप्त करके 361 स्थानों पर विजय प्राप्त की। केंद्र और अधिकतर राज्यों में एक बार फिर एक दलीय प्रभुत्व की व्यवस्था स्थापित हो गई। दूसरे राजनीतिक दल लोकसभा में बौने साबित हुए। किसी राजनीतिक दल को लोकसभा में विपक्ष की स्थिति भी प्राप्त नहीं हुई। साथियों पहले जो आम चुनाव थे 1952, 57, 62, इनमें क्या था, कांग्रेस का ही प्रभुत्व था। भारत में एक दल कांग्रेस के प्रभुत्व होने के क्या कारण थे? तो पहला तो आप लिखोगे कि जन साधारण में कांग्रेस की पहचान व पकड़। तो कांग्रेस की पहचान इसलिए थी कि 1885 में इसकी स्थापना हो गई थी। एकमात्र ये बड़ी पार्टी थी, तो इसी को लोग जानते थे और लोगों की समस्याओं के तक भी पहुंचने का प्रयास किया। आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रभावशाली इसमें व्यक्तित्व वाले लोग थे। मजबूत संगठन था, विभिन्न विचारधाराओं का इसमें समावेश था। तो उस समय मुख्य विपक्षी पार्टी कौन कौन सी हैं कांग्रेस के अलावा? तो स्वतंत्र पार्टी 1959, भारतीय जनसंघ 1951, कम्युनिस्ट सोशलिस्ट पार्टी 1948, केरल, बंगाल, बिहार में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का काफ़ी प्रभाव पड़ा। सोशलिस्ट पार्टी का निर्माण आचार्य नरेंद्र देव ने 1948 में किया था। फिर मतदान के बदलते तरीके, मतदान के किस प्रकार से तरीके बदल रहे हैं आप देखें। पहले आम चुनाव में प्रत्येक पोलिंग बूथ के अंदर उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह वाले प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक बॉक्स रखने का निर्णय लिया गया और 2004 तक पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक मशीन ईवीएम द्वारा चुनाव होने लगे। विपक्षी दलों का उभार, विपक्षी दल किस प्रकार से उभर कर आए?
पहले 3 आम चुनाव में विपक्षी पार्टियों का अस्तित्व नगण्य था। कई पार्टियां 1952 के आम चुनाव से पहले बन चुकी थी। इनमें से कुछ ने 1960 और 70 के दशक में देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। ये पार्टियां सत्तारूढ़ पार्टी को रोकती रही, नाराजगी दिखाती रही, नेताओं को परस्पर सम्मान के साथ और कांग्रेस नेताओं के साथ साथ विपक्षी दलों के नेताओं को भी रोकती रही। जो विपक्ष का काम है वो करती रही है। नेक्स्ट है, समाज की लगभग सभी गैर कांग्रेसी पार्टियां की जड़ों का पता 1950 की विपक्षी पार्टियों के एक या दूसरे पक्ष से लगाया जा सकता है। इन विपक्षी दलों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों और प्रथाओं की निरंतर और अक्सर आलोचना की। कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति को आप देखेंगे, कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व लोकतांत्रिक स्थिति में था। कांग्रेस पार्टी की असाधारण सफलता की जड़ें स्वतंत्रता संग्राम की विरासत की ओर लौटती हैं। आज़ादी के आंदोलन में अग्रणी रहे उनके नेता अब कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस पहले सुसंगठित पार्टी थी, बाकी दल कांग्रेस के सामने छोटे साबित हुए। 1952 से 67 तक भारत कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरा। भारत का एक पार्टी प्रभुत्व दूसरे देशों के एक पार्टी प्रभुत्व से भिन्न था। वो दूसरे देश के पार्टी से इसलिए भिन्न था क्योंकि ऐसा होता था कि कहीं कहीं तो एक ही पार्टी हो जाती थी, जैसे चीन में, और कहीं पर ये कि सेना के बल पर एक ही पार्टी को मुख्य बना दिया जाता था। लेकिन भारत में इसलिए भिन्न था क्योंकि यहाँ पर चुनाव द्वारा और लोगों की मंशा द्वारा ये एक पार्टी वो प्रभुत्व कर रही थी। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में गठबंधन सरकार, तो किस प्रकार से देखें यहाँ पे 1957 में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में एक गठबंधन सरकार बनी। यहाँ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुमत नहीं मिला और देखो यहाँ विधानसभा चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी को कुल 126 में से 60 सीटें हासिल हुई। विश्व में ये पहला अवसर था जब एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार लोकतांत्रिक चुनाव के जरिए बनी थी। चुनाव प्रणाली की अगर हम बात करें तो भारत की चुनाव प्रणाली में सर्वाधिक वोट पाने वालों की जीत के तरीके को अपनाया गया। ये प्रणाली कांग्रेस पार्टी के पक्ष में सिद्ध हुई। सीधा सा है कि जो ज़्यादा वोट लेकर आएगा वही जीतेगा। नेक्स्ट है कांग्रेस पार्टी। देखो 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस की स्थापना विभिन्न सामाजिक समूहों और व्यक्तियों के अलग अलग मान्यताओं और विचारधाराओं को रखने के लिए सामाजिक और वैचारिक गठबंधन के रूप में असंतोष की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए किया गया था। अपने गठबंधनी स्वभाव के कारण कांग्रेस विभिन्न गुटों के प्रति सहनशील थी। चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस ने शासक दल की भूमिका निभाई और विपक्ष की भी उन्होंने। इसी कारण भारतीय राजनीति के इस कालखंड में कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। फिर देखें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी महत्वपूर्ण है। 1920 के दशक की शुरुआत में भारत में विभिन्न हिस्सों में कम्युनिस्ट समूह रूस के बोल्शेविक क्रांति से प्रेरणा ये ले रहे थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मुख्य रूप से धर्मनिरपेक्ष, आधुनिक और सत्तावादी थी। 1951 में कम्युनिस्ट पार्टी ने हिंसक क्रांति का रास्ता छोड़ दिया, आम चुनाव में भाग लेने का फैसला किया। ए.के. गोपालन, S.A. डांगे, E.M.S. नंबूदरीपाल, P.C. जोशी, आजम घोष और P. सुंदर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उल्लेखनीय नेता में से थे। उसके बाद में सोशलिस्ट पार्टी, जिसे समाजवादी पार्टी की उत्पत्ति का पता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन आंदोलन मंच पर लगाया जा सकता है, जिसे 1934 में आचार्य नरेंद्र देव और बाद में इसे बनाया गया था। 1948 में कांग्रेस ने अपने सदस्यों को दोहरी पार्टी की सदस्यता से रोकने के लिए अपने संविधान संशोधन किया। इसने 1948 में समाजवादियों का एक अलग समाजवादी पार्टी बनाने को मजबूर किया। उसके बाद में भारतीय जनसंघ का गठन 1951 में हुआ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसके संस्थापक अध्यक्ष थे। इस दल की जड़ें आज़ादी से पहले सक्रिय राष्ट्रीय सेवक संघ RSA और हिंदू महासभा में खोजी जा सकती है। जनसंघ ने एक देश, एक संस्कृति, एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया। स्वतंत्र पार्टी। नेक्स्ट है अगस्त 1959 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के बाद स्वतंत्र पार्टी का गठन किया गया। इससे भूमि की पैमाइश की। इसके महत्वपूर्ण नेता C. राजगोपालचारी, K. मुंशी, N.G. रंगा, मीनू मसानी थे। इसकी विचारधारा ने अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करने में मुक्त अर्थव्यवस्था और सरकार की
कम भागीदारी पर जोर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंधों की उन्होंने वकालत की। तो ये बहुत ही स्पीड से आपको रिवीजन के माध्यम से आपको ये पाठ पढ़ाया गया। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देखोगे तो पूरी राजनीति मिलेगी। और नोट्स हैं तो इस चैनल की कम्युनिटी में संपर्क करें। धन्यवाद साथियों।